हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल का जो दूसरा लेसन है उसको पढ़ेंगे। शक्ति, सत्ता, वैधता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में इस वीडियो में आप पढ़ पाएंगे। तो शक्ति क्या होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। शक्ति जो है, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शक्ति क्या होती है, आप स्क्रीन टू स्क्रीन चलें, इसके बारे में समझ पाएंगे। शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं शक्ति के माध्यम से, तथा अधिकारियों और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन समाज में, हम राजनीति विज्ञान जब पढ़ते हैं, राजनीति में हमारे जो समाज के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में अधिकारों और कर्तव्यों का जो है आवंटन किया जाता है। इन सब को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अधिकार देने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। इन कामों को करवाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। वो पावर किसके पास होगा, वो शक्ति किसके पास होगी, शक्ति का स्वरूप क्या होगा, शक्ति की प्रवृत्ति क्या होगी, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में पढ़ पाएंगे। समाज में शक्ति का स्रोत क्या है? आदि इन तत्वों का एक रूपता में अभाव होता है। जहाँ प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। आप प्राचीन काल में देखते हैं और पढ़ते हैं कि जो सैनिक शक्ति है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। और वर्तमान में हमारी जो राजनीतिक शक्ति आप देखते हैं, पॉलिटिकल पावर, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन समय में प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने अपने अपने मतों के हिसाब से, अपने अपने विचारों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया है, और इन्होंने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। वहीं यूरोपियन चिंतन जैसे मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी चिंतक माना जाता है, शक्तिवादक विचारक माना जाता है। इसके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियान में 1665 ईस्वी में राज्य और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो हमारे जो भारतीय जो चिंतक थे, जिसमें मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, इन्होंने अनेक प्रकार से, विविध प्रकारों से शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है, राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया है। इसी तरह जो पाश्चात्य जो हमारे जो विद्वान हैं, जिसमें मैकियावेली का नाम आता है, मैकियावेली प्रथम जो शक्तिवादी विचारक माने जाते हैं। इसके बाद इंग्लैंड के एक महान विद्वान हुए थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिवियान में 1651 ईस्वी में राज्य और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति के महत्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आधुनिक राजनीति में प्रमुख जो प्रणेता है चार्ल्स मैरियन ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की है। इसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कैटलिन, लासवेल और केलॉप्स आदि विद्वानों ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कैटलिन ने अपनी राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। जो कैटलिन विद्वान थे, इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी तरह राजनीति विज्ञान प्रतियोगिता विज्ञान का क्षेत्र है, इसको भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। कैटलिन की भांति ही लासवेल भी मान्यता और राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति के अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। समाज में एक शक्ति या गतिविधि के रूप में शक्ति जैसा क्रियाशील रहती है। हेराल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। इसलिए लासवेल ने अपनी पुस्तक का नाम कब, कौन और कैसे रखा है। कब, कौन और कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में बताया है। पॉलिटिकल्स यानी राजनीति क्या है, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ, कौन कैसे और क्या प्राप्त करता है, ये इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि
यह किसी भी संबंध के अंतर्गत, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी समता है जो दूसरों के काम में लिया जाता है या उसकी आज्ञा पालन में करवाया जाता है। इसी तरह आर्गेनस्किन के शब्दों में शक्ति दूसरे के आचरण को लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार शक्ति की परिभाषा है, आप पढ़ पा रहे हैं। शक्ति की परिभाषा कौन कौन सी है? रॉबर्ट बायस्टैंड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की उपयोगिता है, न कि वास्तविक प्रयोग। शक्ति की जो परिभाषाएं हैं ये अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। शक्ति की परिभाषा यह संकेत देती है कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्यों और व्यवहारों और उसके विचारों को अपने प्रतिकूल बना सकता है। ये जो परिभाषा आपने पढ़ी, इन परिभाषाओं के अनुसार यही व्यक्त होता है कि जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास पावर होगा, वह व्यक्ति दूसरों के कार्यों, उसके व्यवहारों और विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। वहीं दूसरी ओर समकालीन राजनीतिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय कुछ अलग माना जाता है। कुछ करने की शक्ति जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तो वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। अब शक्ति क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। शक्ति का बल और प्रभाव में भेद, द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स। शक्ति का बल और प्रभाव में भेद क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। शक्ति के प्रभाव में भेद। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति प्राच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति में बल और दोनों ही निहित होते हैं। जब शक्ति और बल में अंतर किया जाता है तब शक्ति अप्रकट होती है। जब शक्ति और बल में अंतर किया जाता है तब शक्ति क्या है, अप्रकट होती है, जबकि बल जो है वो प्रकट रूप में देखा जा सकता है। जब शक्ति और प्रभाव में अंतर किया जाता है तब प्रभाव अप्रकट होता है और शक्ति प्रकट होती है। शक्ति अप्रकट तत्व है, लेकिन बल प्रकट तत्व है। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। पुलिस के पास अधिकारी को दंडित करने की शक्ति निहित है, लेकिन जब वास्तव में उसे दंड जब उसे दंड दिया जाता है तब वह बल का प्रयोग करती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्थात शिक्षक के पास विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर निकालने की शक्ति निहित है। जब वास्तव में वह ऐसा करता है तब उसे ऐसा करवाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार पुलिस को अपराधी को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह लेकिन उस शक्ति को लागू करवाने के लिए दंड का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार जब कक्षा से किसी छात्र को बाहर निकालने की जो शक्ति है वो शिक्षक के पास है, और जब शिक्षक इसे वास्तव रूप में लागू करवाने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो शक्ति और बल में यही अंतर होता है। इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी दो समानताएं और असमानताएं होती है। दोनों ही एक दूसरे को संबलता प्रदान करते हैं। दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं, और प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, शक्ति को प्रभावशाली बनाता है। लेकिन दोनों में अंतर भी है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर बल का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति को उसकी सहमति पर निर्भर करता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है। शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन प्रभाव जो है वो व्यक्ति के संबंधात्मक प्रभाव को व्यक्त करता है। प्रभाव से व्यक्ति अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है, जबकि जो शक्ति है वो एक अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव क्या है, प्रजातांत्रिक तत्व है। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसे स्थिरता है तो प्रभाव की आवश्यकता होती ही है।
लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व में लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे, जबकि महात्मा गांधी के प्रभाव से लोग उनके अनुयायी बनते थे। अंग्रेजों ने अपने शक्ति के प्रभाव से भारतीय जनता को अपना गुलाम बनाया। इसी प्रकार अब आप जब गांधी जी को पढ़ते हैं तो गांधी जी के बारे में क्या पढ़ते हैं? गांधी जी के प्रभाव का प्रयोग करते हुए लोग क्या हुए? उनके अनुयायी बनते गए, उनकी बातों को वो मानते चले गए। तो शक्ति और प्रभाव में आपने अंदर जाना। तो अब बात करते हैं शक्ति के जो रूप होते हैं, शक्ति के रूप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। शक्ति के रूप कौन कौन? शक्ति के रूप, काइंड्स ऑफ पावर। राजनीति विज्ञान में शक्ति को बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिसे हम शक्ति के विविध आयामों से समझ सकते हैं। मोटे रूप में शक्ति के 3 रूप माने गए हैं: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य यह है समाज के मूल्यवान संसाधन जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन, ये शक्ति राजनीतिक शक्ति को व्यक्त करता है। यानी राजनीतिक शक्ति के माध्यम से ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति को दंड मिलेगा, कौन व्यक्ति पुरस्कार का अधिकारी होगा, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठा, किस व्यक्ति को कौन सा पद प्राप्त होगा। ये सारी जो बातें हैं ये राजनीतिक शक्ति के माध्यम से एक्सप्लेन की जाती है। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके द्वारा संपादित करवाया जाता है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसे हम शक्ति के औपचारिक अंग भी कहते हैं। शक्ति के औपचारिक अंग कौन कौन से हैं, आप ये बता सकते हैं? शक्ति के औपचारिक अंग जो है वो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इन्हीं को हम शक्ति के औपचारिक अंग कह सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये 3 अंग जो हैं, आपने जो अभी पढ़े हैं, ये तीनों अंग राजनीतिक शक्ति को प्रभावित तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा दबाव समूह, इसके अलावा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रभावशाली व्यक्ति भी क्या करते हैं? राजनीतिक शक्ति को प्रभावशाली बनाने का, उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अतः इसे हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कह सकते हैं। अगला जो शक्ति का प्रकार है वो है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति क्या है? आर्थिक शक्ति किसे कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक शक्ति का अर्थ उत्पादन के साधनों और धन संपदा के स्वामित्व से है। धन संपदा के स्वामित्व यानी कि जो संसाधन होंगे उन पे किसका अधिकार होगा, वो क्या होंगे, किन लोगों का उन पे पूर्ण रूप से अधिकार होगा, किन लोगों का कितना अधिकार होगा, ये सभी राजनीतिक शक्ति के माध्यम से अलग अलग किया जाता है। आर्थिक शक्ति अनेक तरीके से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वही व्यक्ति क्या है? राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली माना जाता है। वर्तमान में यही स्थिति है। इसीलिए इस तरीके के जो बात हैं, इस तरीके की जो विचारधारा है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के संबंध में किस तरीके के हैं, इसको लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारण करने के लिए समाज के अनेक तत्व जिसमें आपस में अंतर निर्भरता होती है और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता। दूसरी ओर मार्क्सवाद का मानना है कि जिस तरीके की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है उसी आर्थिक शक्ति समाज की राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यद्यपि सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देश में निजी संपत्ति और उत्पादनों के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में आया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्सवाद की विचारधारा जो है वो सत्य नहीं है, वो सही नहीं है। तीसरी जो राजनीति विज्ञान जो शक्ति की जो रूप है, शक्ति का जो अगला जो प्रकार है वो है विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति क्या है? विचारात्मक शक्ति किससे कहते हैं?
विचारधारा का अर्थ विचारों का समूह जिसके आधार पर हम दृष्टिकोण का विकास होता है। ये लोगों के सोचने समझने का ढंग को प्रभावित करते हैं। विचारात्मक शक्ति किसको प्रभावित करती है? लोगों के सोचने समझने, उनके विचारों को प्रभावित करती है। ये लोगों के सोचने समझने और उसके जो लोगों के रहन सहन उनको प्रभावित करती है। ये विचारधारा किसी शासन व्यवस्था के लोगों की दृष्टि से उचित ठहराती है, इसीलिए इसे वैधता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित है और इन्हीं उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मक मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई भी विचार किसी भी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है। कालांतर में परिस्थितियां बदल रही है और तर्क की दृष्टि से यह पुराना विचार धीरे धीरे सड़ गल रहा है, परंतु कुछ लोग उस विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके स्वार्थ जुड़े होते हैं। यह वर्ग इसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों ने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया किया गया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। भारत में भी माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक गतिविधियों में, हिंसक कार्यवाहियों में संगलित है। भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रभावित है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग विचारधाराओं के अस्तित्व को बनाए रखने की हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। जैसे भारत का केरल राज्य मार्क्सवादी विचारधाराओं के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। अब पढ़ते हैं शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना क्या है, इसको पढ़ते हैं।